एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच में काफ़ी बुरी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद विंग सबसे गुस्सा होके ना ही कुछ खा रहा है और अपने आप को ऑलमोस्ट डिंशी में उसने बंद कर दिया है। वहीं वांग जी जब आज विंग से कुछ बात करना चाहता है तो देखता है कि आज भी विंग सो गया है, इसलिए वो बेचारा बिना कुछ बोले विंग के पास नॉर्मली सो जाता है। जब वो सुबह मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि विंग अभी सो रहा है। उसे लगता है कि यार उसे विंग को उठाना चाहिए, पर वो सोचता है कोई नहीं, थोड़ी देर बाद वो उठा देगा। नहा धो के अपनी मेडिटेशन के बाद वो फिर से विंग को उठाने के लिए कोशिश करता है तो देखता है विंग की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, शायद बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर सोच रहा है या कुछ रिसर्च कर रहा है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। हाल ही में उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उसे सडनली इतनी तेज़ फीवर आ गया है। ये सारी बातें सोच रहा है वांग जी, इसी कारण वो तुरंत विंग को ठीक के कारण हीलर को वहाँ बुलाता है। विंग के इस समय मॉर्निंग में इतनी सुबह सुबह ज़्यादा हीलर नहीं थे, सिर्फ वही हीलर थे जो पहले थे, यानी सबसे एक्सपीरियंस वाले वही हीलर विंग को देखने आते हैं। विंग जब अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि सामने एक हीलर बैठा हुआ है। वही ओल्ड हीलर हैं जिन्हें पूरा लैंड लैंड हीलर लैंड के नाम से बुलाता है। वहीं वांग जी उनके पीछे खड़ा हुआ है। हीलर धीरे से विंग को एक मेडिसिन की बॉल देते हैं और बोलते हैं इसे पी लो, तुम्हारा फीवर जल्दी उतर जाएगा। तुमने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है क्या? तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। इतना ही नहीं, तुम्हारे पेट भी बिल्कुल खाली है। लो पहले ये दवाई ले लो और कुछ खा लेना। इस बात पे विंग में जवाब देते हैं। वांग जी वहाँ ही खड़ा हुआ है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए बोलते हैं मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये खाने का मन नहीं है। क्या अगर मैं अपनी सीजे के हाथ का बना हुआ सूप पी सकता हूँ तो ही मैं खाना खाऊंगा। इस बात पे हीलर वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो जानता है विंग कितना अड़ियल है, ज़िद्दी है, वो कुछ दिनों में ऑब्जर्व कर चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ ना बोल के सिर्फ इतना बोलते हैं ठीक है, मैं अभी जाके लैंड फॉरेन के से बोलता हूँ और तुम्हारे लिए सूप लाता हूँ, तब तक तुम ये दवाई तो पी लो। इस बात पे विंग में जवाब देता है। विंग से इस समय कोई आर्ग्यूमेंट करके या विंग को से को मना करना वांग जी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है विंग थोड़ा वीक भी है और सचमुच में वो खाना नहीं खा रहा है, तो कुछ भी खाए पर वो कम से कम खाना तो खा ले, यही सोचे वांग जी। हीलर और विंग को वहाँ छोड़ के तुरंत लैंड फॉरेन यानी रियानली के पास पहुँच चला जाता है। जैसे ही वांग जी को विंग जिनशी से बाहर निकलता देखता है वो हीलर की तरफ देखता है, बोलता है मैं खुश हूँ कि आप मुझसे मिलने अकेले आए, मुझे आपसे ही बात करनी थी। अब वो हीलर वांग जी विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है तो विंग बोलता है हाँ, मैं जानबूझ के बीमार पड़ा क्योंकि मुझे आपसे अकेले में बात करनी थी। ये बात सुन के हीलर शॉकिंगली विंग की तरफ देख के बोले तो आपको मुझसे बात करनी थी तो आप मेरे मेडिकल रूम में भी आ सकते थे। नहीं, अगर मैं मेडिकल रूम में जाता तो ये बात आधे से ज़्यादा लैंड क्लैन को पता होती, पर मैं बिल्कुल अकेले में आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए। इस बात पे व्हीलर थोड़ा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करनी है विंग को से। अब विंग बोलता है आप एक ओमेगा हैं और पूरी लाइफ बीटा बन के रहें, आपको लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं चलेगी? अब वो व्हीलर बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है क्या आपने सारे लैंड क्लैन से छुपा रखा है ना कि आप एक ओमेगा हैं? आप कोई मेडिसिन या किसी हर्ब के थ्रू अपनी स्मेल को कंट्रोल करते हैं, है ना? इसी कारण आप एक बीटा की तरह ही लगते हैं। लोगों को यही गलतफहमी है कि आप एक बीटा हैं। अब वो हीलर थोड़ा सा कांपते हुए, उसके चेहरे पे भी पसीना आ गया और वो थोड़ा घबराते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग अब अपने चेहरे पे और बड़ी स्माइल देते हुए बोलता है आपको नहीं मुझे बताया कि मैं एक रेयर ओमेगा हूँ, मेरे पास बहुत सारी पावर हैं, उनमें से एक पावर यही है। उस दिन जब मुझे होश आया था और आपने मेरा कर्ज कभी नहीं टूटेगा मुझे बताया था, मैंने उसी समय आपके आसपास में एक अजीब सी स्मेल महसूस करी थी, लेकिन मैंने देखा किसी और को आपकी स्मेल का पता नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी स्मेल को हाइड करा हुआ है, आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आप एक ओमेगा हैं। पहले मैं समझ नहीं पाया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे लगा आपका कोई पर्सनल रीज़न होगा, लेकिन हाल ही में जब मैंने लैंड क्लैन के रूल पढ़े तो मैं समझ गया आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लैंड क्लैन में एक ओमेगा हीलर सिर्फ एक प्रेग्नेंट ओमेगा की ही ध्यान रख सकता है, उसी समय आप मतलब पेशेंट को चेक कर सकता है और उसके पेशेंट सिर्फ ओमेगा ही होंगे। लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ ऐसा हो, इसी कारण आपने शुरू से अपने आप को बीटा ही लोगों को बता रखा है ना? यही सच है ना आपका? अब लैंड हीलर अपने चेहरे पे स्माइल देते हुए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओल्ड है, स्माइल देते हुए बोलता है अगर आप तुम सबको बता भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ समय में मैं वैसे भी इन सब चीज़ों से रिटायर होने ही वाला था।
अगर पता भी चल जाएगा तो मुझ पर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात पे वांग जी मतलब विंग थोड़ा स्माइल करते बोलता है, बिल्कुल फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सम्मान इज्जत अब आपको लोग देते हैं वो आपसे छीन ली जाएगी। हो सकता है लैंड क्लैन के लोग आपको बड़ी पनिशमेंट भी दें, और मैं जितना लैंड क्लैन को समझाऊँ, यहाँ लोगों को पनिशमेंट देने का बहुत शौक है। हो सकता है इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दें कि आपकी फैमिली को भी झेलना पड़ जाए। अब वो हिलर थोड़ा घबराते बोलता है, क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वहाँ विंग स्माइल करते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, और ना ही आपका सच किसी को बताने में मुझे इंटरेस्ट है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं आपका सीक्रेट संभाल के रखूँगा, आपको भी मेरा एक सीक्रेट संभाल के रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब वो हिलर वहाँ विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा है। वो बोलता है, बताइए क्या मदद चाहिए आपको मेरे से? अब विंग बोलना शुरू करता है, मैं समझ चुका हूँ, आपको हर कर्ज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आपका नाम है, क्योंकि आपके पास जितनी नॉलेज है उतनी शायद ही किसी के पास होगी। इसी कारण मैं आपकी उस नॉलेज को यूज़ करना चाहता हूँ। अब व्हीलर थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देख के बोलता है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप ज़रा थोड़ा क्लियर बोलेंगे? मैं चाहता हूँ मेरे कर्ज के रिगार्डिंग आपको जितनी बातें पता हैं मुझे सब बताइए। सब कुछ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर बात जो मेरे कर्ज के बारे में आपको पता है आप मुझे बताइए। अब वो हिलर थोड़ा सा शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर क्यों जानना है आपको? आप विंग अपनी बात शुरू करता है, क्योंकि मुझे ये कर्ज ख़त्म करना है। मैं जानता हूँ शायद मैं फिर से अल्फ़ा तो नहीं बन पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं इस क्लैन में नहीं रहना चाहता, और जिस इंसान ने मुझे ये कर्ज दिया है मुझे उस इंसान को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना। जिस तरीके से मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उस इंसान को पता करके मैं उसे इतना ही पेन दूँ। आपको मुझे इस कर्ज के रिगार्डिंग सब कुछ बताना है। हीलर थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हुए, पर मैंने जो मुझे पता था वो तुम्हें बता दिया था उसी दिन। नहीं, आपने सिर्फ मुझे इतना बताया था कि मेरा कर्ज वापस नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक रेयर ओमेगा बन गया हूँ। लेकिन एक रेयर ओमेगा क्या क्या कर सकता है, रेयर ओमेगा की बॉडी में क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो भी आप मुझे सिखाएंगे। इतना ही नहीं, आप मुझे ये भी बताएंगे कि कैसे इस कर्ज को मुझ तक पहुंचाया गया। आप मतलब कैसे ये कर्ज मेरे शरीर में तक आया? क्या वो किसी चीज़ के खाने की वजह से हुआ, किसी मंत्र की वजह से हुआ, किसी एक तरीके से तालिस्मान की वजह से हुआ? कैसे हुआ ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ आप मेरी नफ्स पकड़ के मुझे जब ये पता कर सकते हैं कि मुझे कर्ज किस तरह का लगा है, क्या वो रिवर्स होगा नहीं होगा, तो अगर आप मेरे शरीर को अच्छे से चेक करेंगे तो आप ये भी पता कर लेंगे कि ये मुझे लगा कैसे। अब वो हिलर विंग की तरफ स्माइल देते हुए बोलता है, ये सब बातें मुझे पहले से ही पता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम बाकी ओमेगा की तरह नहीं बल्कि मेरी तरह कुछ अलग सोच रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। इतना ही नहीं, क्या क्या मुझे रेयर ओमेगा के बारे में पता है वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बात मैंने मास्टर लैंड को बताना चाहिए थी, पर मैं रुक गया था ये सोच के कि शायद मास्टर लैंड ये बात जानने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये कर्ज तुम्हें एक तालिस्मान के थ्रू ही लगा है। किसी ने तुम्हारे कपड़ों के अंदर तालिस्मान लगाया था, शायद वो कपड़े जब तुमने पहने तुरंत ये कर्ज तुम्हें लग गया। अब विंग को याद आता है कि उस दिन उसने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं एक होता ना फेवरेट ड्रेस थी जो उसने और जंचा ने ढूंढी थी, एक फाइनल करी थी कि वो कुछ दिन बाद पहनेगा, उसे ही सिर्फ ट्राई किया था, जिसके बाद उसे ये कर्ज शायद लग गया होगा। उससे पहले उसने वो ड्रेस अपनी सीजे की शादी के लिए ही तैयार करी थी, लेकिन कभी उसे पहना ही नहीं था। उसने उसी दिन उसे पहना था जब उसने ट्रायल किया था। याद है जब फर्स्ट डे जंचा और विंग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वो कपड़े ही तो डिसाइड कर रहे थे, तो उन्हीं कपड़ों में वो तालिस्मान था। विंग को याद आता है। अब वो हिलर और बोलना शुरू करता है, ये तालिस्मान एक खास तरह का तालिस्मान था। ये तालिस्मान कोई नॉर्मल तालिस्मान नहीं बल्कि इन आयरन के द्वारा बनाया हुआ तालिस्मान था। इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। इतना ही नहीं, ये डार्क कल्टीवेशन द्वारा यूज़ करा हुआ तालिस्मान में से एक था। इस तालिस्मान के थ्रू वो हो सकता था कि तुम पूरी तरह से जिसने भी तालिस्मान बनाया था उसके कंट्रोल में आ जाते, लेकिन तुम्हारी कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तुम खुद एक प्योर ब्लड अल्फ़ा थे, इसी कारण उस तालिस्मान का आधा ही असर तुम पे हुआ। अगर तुम कोई कमज़ोर अल्फ़ा होते तो अब तक तुम एक ओमेगा बन के उस पर्सन के कंट्रोल में होते, पूरी तरह से जैसा वो पर्सन चाहता वैसे तुम्हें कंट्रोल कर सकता था।
इसके अलावा एक बात और मुझे तुम्हें बतानी थी, अगर तुम ये हीट किसी और भी अल्फ़ा के साथ बिताते तो वो अल्फ़ा तुम्हें मार्क ज़रूर करता। तो उस दिन जब तुम अपनी हीट में थे तो तुम्हारी बॉडी इस तरीके से सेंट रिलीज़ कर रही थी कि जो भी अल्फ़ा तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें मार्क करने पे मजबूर हो जाता। वो खुद अपने दिमाग या अपने होश में नहीं होता और तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे तुम्हारी बॉडी सेंट रिलीज़ करी थी वो पजेसिव होके या एक तरीके से तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने के चक्कर में तुम्हें मार्क कर ही देता, चाहे वो हंगवंजुन होता या कोई और अल्फ़ा होता। तुम उस दिन मार्क होते ही, ये तुम्हारी उस मंथ या एक तरीके से कह सकते हैं डेस्टिनी में ही था। ये बात सुनने के बाद विंग की आंखें और ज़्यादा शौक में बड़ी हो जाती है। पहली चीज़, किसी ने उसके कपड़ों में तालिस्मान लगाया, इसका मतलब कोई ना कोई जैन क्लैन से उसके पर्सन के साथ मिला हुआ था। दूसरा, जिस तरीके से बोला कि उसे मार्क होना ही था उस दिन, तो उसको जो आज तक वांग जी पे गुस्सा करता रहता है, उससे हमेशा पूछता रहता है, कहीं ना कहीं इसमें वांग जी की गलती नहीं थी, वो खुद ही था, यानी उसका कर्ज ही था जिसके कारण वांग जी ने उसे मार्क किया। विंग को ये भी मन में आ रहा है और वो पर्सन आगे बोलना शुरू करता है, अगर उसने इन आयरन का इस मंत्र में या एक तरीके से तालिस्मान में यूज़ किया तो कहीं ना कहीं वो पर्सन डार्क कल्टीवेशन करता होगा। जो भी ये पर्सन है वो डार्क कल्टीवेशन करता है, इसके थ्रू तुम पता कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो डार्क कल्टीवेशन करते हैं, तो तुम उस पर्सन को आराम से पकड़ सकते हो। अभी बड़ी बड़ी आँखों से उनकी तरफ देख के बोलता है, मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? कहा ना तुम एक रेयर ओमेगा हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे पास क्या क्या पावर है। जिस तरीके से तुमने एक बार में ही पकड़ लिया कि मैं एक ओमेगा हूँ, बीटा नहीं, उसी तरीके से तुम किसी भी इंसान की सेंट क्लैंड से उसे पता कर सकते हो कि कौन इंसान कौन सा कल्टीवेशन मेथड यूज़ करता है। अगर उसने अपने ऊपर कोई तालिस्मान नहीं लगाया हुआ होगा तो तुम बड़े आराम से उसे पकड़ सकते हो। उसकी स्मेल में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी होगी, उसकी स्मेल थोड़ी पंच ऐसी होगी जो तुम्हारे पास आते ही तुम्हें महसूस करवा देगी कि उस पर्सन के अंदर डार्क कल्टीवेशन करने की मतलब वो करता है। ये बात सुनने के बाद विंग को मन में खुशी होती है कि चलो उसे कर से एक रीज़न निकल गया कि वो उस पर्सन को पकड़ सकता है। अगर वो रेयर ओमेगा ना होता तो शायद वो कभी पकड़ भी ना पाता, लेकिन अब वो पकड़ सकता है सिर्फ उसकी स्मेल से ही। ये बात सुन के विंग को मन में खुशी होती है। इससे पहले विंग और कुछ पता कर पाता और इन दोनों के बारे में ज़्यादा बातें हो पाती, एकदम से वांग जी वहाँ पहुँच जाते हैं अपने हाथ में एक बड़ा सा ट्रे और उसके अंदर कुछ बड़ी सी बाउल लेके। अब विंग वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी ने इन दोनों की बात अभी तक नहीं सुनी। वांग जी विंग के पास आता है, वो बॉल विंग के साइड टेबल पर रखता है और बोलता है, लो ये तुम्हारी फेवरेट सूप है जो तुम्हारी ही सीजे ने बनाया है। हाँ, इसमें बस नॉन वेज नहीं है, ये लोटस रूट सूप ही है, लेकिन बिना एक तरीके से नॉन वेज वेज वर्जन। इस बात पे विंग थोड़ा सा पाउटी सा फेस बना बोलता है, क्या टेस्टी लगेगा ये बिना नॉन वेज के। इस बात पे वांग जी, हमारे लैंड क्लैन में नॉन वेज नहीं खाते लोग, इसी कारण ये वेज हैं। अब विंग बोलता है, मुझे पता है लैंड क्लैन का रूल किसी जानवर को परेशान नहीं करना, उन्हें हार्म नहीं करना, उनका शिकार नहीं करना, इसी कारण नहीं खाता ना कोई नॉनवेज। पता है मुझे। विंग थोड़ा मुंह बना के बोलता है और ऊपर वो सूप लेके बैठ जाता है और उसे एकदम से खाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी। वो जानबूझ के नहीं खा रहा था ताकि वो बीमार पड़े, ताकि उसे मौका मिले कि वो हीलर से अकेले में बात कर सके। हीलर विंग को वहाँ छोड़ के वांग जी को उसके बाद थोड़ी सी हरफ और देखे कि एक बार और दे देना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कह के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन विंग तुरंत बोलता है हीलर से, अगर आप चाहें तो आप मुझे दोबारा एक बार आके भी चेक कर सकते हैं। वांग जी भी विंग का अग्री करते बोलते हैं, हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग को अगर ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो खुद आपके मेडिकल रूम में लेके आ जाऊँगा, आप एक बार इसे दोबारा चेक कर लेना। मैं इस बात पे हीलर बोलता है, ठीक है आप चाहें तो मेरे मेडिकल रूम में आ सकते हैं या मैं ही आ जाऊँगा, आप बस मुझे संदेश भेज दीजिएगा। बोल के वो वहाँ से चला जाता है। विंग नॉन स्टॉप सूप खाने लगता है। जब विंग का पेट भर जाता है तो देखता है कि वांग जी उसके बिल्कुल सामने बैठा है और बार बार उसके फेस को देख रहा है। अब विंग वांग जी की तरफ देख के बॉल साइड में रख लेता है, क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा पहले, क्यों नहीं खाया था तुमने 2 दिन से खाना? क्या तुम्हें सचमुच में इतना गुस्सा आया था मेरे ऊपर कि तुम खाना पीना छोड़ करना चाह रहे थे, अपने आप को परेशान करना चाह रहे थे? इस बात पे विंग साइड में बॉल रखते बोलता है, नहीं मुझे किसी को परेशान नहीं करना था, मैंने कोशिश करी थी तुम्हारा खाना खाने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फीका है, बिल्कुल टेस्टलेस है, मुझसे नहीं खाया गया, इसी कारण मैं नहीं खा पाया। अब वांग जी विंग से कुछ ना बोल के सीधा बोलता है, चिंता मत करो, मैं आज कैरी टाउन जाके तुम्हारे लिए कुछ हर्ब्स और कुछ स्पाइसेस ले आऊँगा, कुछ स्पाइसेस और ऑयल ले आऊँगा, तुम उन्हें अपने खाने में ऐड कर के खा सकते हो, पर इस तरीके से खाना पीना
बंद नहीं करोगे। अब विंग वांग जी की तरफ देख रहा है। उसे मन में थोड़ा सा गिल्ट भी होता है क्योंकि उसे देख रहा है इस समय वांग जी उसे देख के कितना कंसर्न है, उसकी आंखों में कितना कंसर्न है। और उसे आज खुद पता चला है कि इसमें वांग जी की गलती नहीं है। वांग जी भी उसके कर्ज के इफेक्ट में आ गया था, यानी विंग के उस कर्ज की वजह से ही वांग जी ने उसे मार किया। इसमें वांग जी की पूरी तरह से कोई गलती नहीं है, इसलिए विंग को मन में थोड़ा गिल्टी भी महसूस हो रहा है। लेकिन वो वांग जी को ये बात बता नहीं सकता कि उसे हीलर के थ्रू ये बात पता चले, वरना वांग जी को उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। ये भी कि वो हीलर से छुपके मिलके अपने कर्ज के बारे में पता कर रहा है, इसी कारण वो चुप है। पर हाँ, अब वो मन में कोशिश करता है कि वो बिना बात के वांग जी को इस बात के रिगार्डिंग लड़ाई ना करे। इसी कारण वो तुरंत वांग जी से बोलता है, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा और किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरा दिन इस जिनशी में रह के बहुत बोर होता हूँ। इस बात पे वांग जी जो खुद जानता है कि एक दिन जगह पूरे दिन बैठ के इंसान परेशान हो सकता है, वो बोलता है, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मेरी मदद या अपनी सीजे यानी प्लान फॉरन की मदद करना चाहते हो? तो तुम मेरे या अपनी सीजे के साथ रह सकते हो, उनके साथ उनके काम में मदद कर सकते हो। इस बात पे विंग स्माइल करता है, ये सही रहेगा, मैं सीजे के साथ ही रहूँगा, उनकी सेहत का भी ध्यान रखूँगा और उनके काम में भी मदद कर दूँगा। इस समय वो इतना काम करती है, मुझे भी लगता है कि उनको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात पे विंग भी मतलब वांग जी भी में जवाब देता है। विंग और वांग जी अब अच्छे से नहा धो के रेडी होते हैं। विंग को पहले ही मतलब दवाई में काफ़ी असर हो गया था, अब उसका फीवर भी नहीं रहा था, अब वो काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा रिलैक्स और एक तरीके से कहते ना अच्छा फील कर रहा था। तो वो वांग जी के साथ ही लैंड की तरफ जाने लगता है। जब वो क्लाउड ड्रेसेस पहुँचता है तो देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को शिक्षा दी जाती है, कितनी शांति है, सब लोग बिल्कुल अपना अपना काम करते हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, कोई कमांड कोई एक तरीके से उन्हें मॉनिटर नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद सब लोग अपना काम बिल्कुल सही से बिल्कुल आराम से जैसा जिसका जो काम है वो कर रहा है। उसके यांग क्लैन की तरह नहीं, जहाँ हमेशा शोर शराबा मचा रहता है, लोगों के पीछे शोर मचाता रहता है, अरे किसी ने ये नहीं करा, अरे ये कहाँ चले गए, ऐसा शोर नहीं है। सब अब चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर कोई अपना काम बिल्कुल शांति से अब जैसे सिस्टमेटिक लोग करते हैं वैसे कर रहे हैं। विंग को ये देखे मन में अजीब सा लगता है, उसे लगता है वो कैसे एडजस्ट करेगा इन लोगों के बीच में। ये इंसान नहीं, ये तो चलते फिरते एक मशीन है जो बिल्कुल जैसा समय है उस समय उठना है, बैठना है, ये करो, बिल्कुल रूटीन पे चलते हैं। विंग तो इससे तो ये नहीं हो पाएगा। बेचारा विंग घबरा रहा है, सोच रहा है जल्द से जल्द इस पर्सन का पता चले ताकि इस पर्सन की वो खुद अपने हाथ से जान ले जिसने ये काम करा है। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी खुद जिसने ये कर्ज किया उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे एक डार्क रूम में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना फेस कवर करा हुआ है। उस जगह एक पर्सन बड़े से डार्क कलर के एक तरह से कहते हैं ना चोला सा पहन के एंट्री करता है। वहाँ बीच में कुछ इन आयरन के पीस रखे हैं। ये पीस अभी सिर्फ 2 ही पीस हैं। जो वो पर्सन आके गुस्से में उन लोगों के ऊपर चिल्लाते बोलते हैं, मैंने कितने दिन से तुम्हें बोला हुआ है मुझे इसके बाकी पीस चाहिए, अब तक क्यों तुम इसके पीसेस नहीं ढूंढ पा रहे हो? कहाँ हैं इसके बाकी टुकड़े? मुझे जल्द से जल्द इस इनायरन को कंप्लीट करना है और सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करना है। आजकल लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा उठ रही है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है सब लोगों में, हर कोई एक दूसरे को नीचा साबित करने में लग रहा है और मैं सबको उनकी औकात दिखाना चाहता हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे आगे कुछ नहीं है। चुप होके बहुत दिन से मैं इन सबको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इस महीने के अंत तक मुझे इन आयरन के ये सारे पीस नहीं मिले तो मैं तुम सबकी घरों में तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दूँगा। तुम अच्छे से जानते हो मैं कितने टाइम से इस डार्क कल्टीवेशन को यूज़ कर रहा हूँ। मैं इन 2 टुकड़ों से के पावर से ही तुम्हारे परिवार को तो तुम्हारी नस्ल को तो ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर दूँगा। तुम अब बाकियों का मत सोचो, अपने परिवार का सोचो और जल्द से जल्द मुझे इस आयरन के बाकी पीसेस ला के दो, मुझे इसके टुकड़े चाहिए। वो पर्सन गुस्से में चीखते हुए बोलता है। बाकी जो लोग वहाँ खड़े हुए थे वो डर से काँप जाते हैं और हाँ बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे इस आयरन के बाकी पीसेस लाने के लिए, जहाँ इस इस डार्क कमरे में ये इन आयरन के पीसेस जोड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो इन आयरन जो कई साल पहले छुपा दिया गया था, जिसकी पावर को सील कर दिया गया था, वो इन आयरन दोबारा से एक्टिव होने लगा है और उसे कोई पर्सन इस तरीके से एक्टिव कर रहा है, उसके टुकड़े जोड़ रहा है। लोग नहीं जानते कितनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है।
जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं यानली की भी दिन पे दिन डेट बढ़ रही है। उसकी तबीयत भी काफ़ी अब कम, एक तरीके से कहते हैं ना वैसी वाली स्टेज पे आ गई है जब उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। बहुत जल्दी जल्दी वो थकने लगी है। अब वो ऑलमोस्ट 7 मंथ में एंटर कर चुके हैं। कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है। कहा जा रहा है कि उसका बेबी नीचे की तरफ है, यानी जो उसकी डिलीवरी समय के से पहले ही हो सकती है। 8 मंथ में भी हो सकती है, 7 मंथ में भी हो सकती है, हो सकता है 9 मंथ तक भी हो। लेकिन अभी उसे कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया है। वैसे ये कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल ही प्रोसेस है। बस बेबी थोड़ा नीचे की तरफ है, इस कारण ये सब हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यानली का अधिकतर ये सारे के सारे लेंस बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो लांशी चैन हो, वांगजी हो या विंग हो। अब तो विंग ने ऑलमोस्ट यानली की सारी जिम्मेदारी उठा ली है। पिछले 7-8 दिन से वो पूरे टाइम अपनी सीजे के पास ही रहता है। जो भी यानली के काम है वो सारे करता है। मॉर्निंग मीटिंग में वो जाता है जी हुजून और वांगजी के साथ पूरी मदद करने के लिए। किचन हो, स्टूडेंट्स की तैयारी हो या उनके हॉस्टल का ध्यान रखना हो, कोई नए ओमेगा की हीट की नॉलेज हो, सब कुछ अब विंग ने संभाल रखी है। विंग पूरी तरीके से यानली के हर काम को कर रहा है। वहीं यानली भी बहुत खुश है अपने छोटे से आइन को इतना सारा काम करते देखे। यानली विंग से 5 साल बड़ी है, तो वो विंग को अभी भी बच्चा ही मानती है। उसे ऐसा लगता है कि विंग अभी छोटा बच्चा ही है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने अच्छा आराम से इतने अच्छे से सारा काम संभाल रहा है, तो उसे मन में बहुत खुशी है। वहीं वांगजी भी बहुत खुश है विंग को इस तरीके से ना कोई रूल तोड़ के सब चीज़ें फॉलो करते थे। विंग और वांगजी के बीच में उस दिन के बाद से कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनी है। सिर्फ जो मतलब उस दिन फर्स्ट नाइट में बनी थी, उसके बाद अब विंग जब रूम में आता है तो ऑलमोस्ट नाइट हो जाती है। वो भी आजकल वांगजी के साथ नहीं बल्कि अपनी सीजे के साथ ही डिनर करता है। वहीं वांगजी पहले की तरह अपने अंकल के साथ डिनर करता है। इसी कारण वो दोनों एंड तक ही पहुंचते हैं। और जिस तरीके से विंग इतना सारा काम कर रहा है, उसे इतना सारा काम संभालना पड़ता है, तो इस कारण वो जल्दी से आके थक के सो जाता है। ऐसा ही हर कुछ वांगजी का। वांगजी जब विंग को इस तरह थके हुए सोता देखता है तो उसका मन नहीं करता कि वो विंग को परेशान करे या उसके साथ कुछ ऐसा करे। वो भी विंग को रेस्ट करने देता है। इन दोनों की लाइफ नॉर्मल ऐसे ही चल रही है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अब वो समय भी आ ही गया। एक समय रात में करीबन वांगजी को मतलब यानली को करीबन 8 महीने हो गए हैं। उसके 8 मंथ कल परसों में कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद हीलर पूरे टाइम यानली और शिचैन की हांशी के पास ही रहते हैं, यानी सिर्फ थोड़े से ही दूरी पे। विंग और वांगजी भी आजकल इसी उसमें रहते हैं कि किसी भी समय कोई न्यूज़ आ सकती है। और ऐसा ही होता है। आज अचानक से उनके गेट पे एक नॉइज़ मतलब संदेश आता है। उन्हें पता चलता है कि यानली अपनी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना पेन के टाइम में एंटर हुई है, उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ये बात सुनने के बाद विंग और वांगजी तुरंत वहाँ से हांशी की तरफ जाते हैं तो देखते हैं शिचैन हांशी के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। वांगजी तुरंत अपने ब्रदर के पास जाता है और बोलते हैं, ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आपने देखा है ना, अब लैंडफॉरेन पहले से ज़्यादा हेल्दी भी थी और अब तो हमें वैसे भी पता था कि किसी भी समय ये टाइम आ सकता है। अब घबराइए मत, हिलन ने खुद कहा ना सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बात पर शिचैन अपने ब्रदर की तरफ देख बोलते हैं। वही विंग बिना मौका गवाए अंदर चला जाता है, क्योंकि वो ओमेगा है तो उसे जाना अलाउड भी हो जाता है ताकि वो कुछ हीलर की हेल्प कर सके। वो यानली के बिल्कुल पास तो नहीं जाता, पर जैसे एक बीच में पर्दा है ना, तो उसके इधर जो लोग होते हैं कुछ हेल्प के लिए, जैसे गर्म पानी लिया हो, कुछ सामान लिया हो, इस टाइप से हेल्प के लिए खड़ा रहता है। उसे वह अपनी सीजे की चीखने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। यानली बहुत जल्दी से चीखना या जोर से आवाज़ करना या गुस्सा करने वालों में से नहीं है, लेकिन इस समय यानली बहुत गुस्सा करी। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है शिचैन के कि शिचैन ये तुमने क्या कर दिया, मुझे कितना पेन हो रहा है। वही ये देखकर मन में बहुत हंस रहा है। उसे अपनी सीजे की ये हालत और अपने ब्रदर इन लोगों को जिस तरीके से उसकी सीजे गुस्सा कर रही है, चीख रही है, गाली दे रही है, उस बात पे बहुत हंसी आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करे। लेकिन इस समय यानली बहुत ज़्यादा पेन में है। वो ये भी समझ पा रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो तुरंत अपनी सीजे के इस पेन को किसी तरह से हेल्प करे रिड्यूस होने में। इससे पहले कुछ होता उसे सडनली उसकी सीजे की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है और उसके बाद एक छोटे से बेबी की आवाज़ आती है। बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। विंग समझ चुका है। वहीं ये बेबी की रोने की आवाज़ बाहर तक आई है, क्योंकि एक तरह से जैसे ही बेबी ने रोना शुरू किया था तो हलचल शोर शराबा सब लोग शांत होकर खड़े हो गए थे। जैसे पूरा इस समय पूरा लैंड रुक गया है इस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनने के लिए।
तुरंत उस बच्चे को जो इस समय ब्लड में कवर है पर्दे से इधर लाया जाए। सबसे पहले विंगी उसे गोदी में लेता है। विंग ये भी नहीं देखता कि वो कितने गंदा हो जाएगा, उसके हाथ गंदे हो जाएंगे क्योंकि इस समय बच्चा पूरे ब्लड में है। उसके बावजूद भी वो उसे तुरंत बच्चे को अपनी गोदी में ले लेता है और उस लेडी के साथ, यानी जो दूसरी ओमेगा लेडी है, उसके साथ उस बच्चे को क्लीन कर रहा है। विंग की आंखों में बहुत आंसू हैं इस प्यारे से, मासूम से, प्यारे से बेबी को देख के। ये बेबी बहुत चबी सा, बहुत गोलू सा है। इसे देखकर एक बार में प्यार आ जाए। इसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी है, जिसे हल्के से खोल के वो रोते हुए विंग की तरफ देख रहा है। विंग की आंखों में उस बेबी को देखते ही आंसू आ गए। उसे बहुत प्यारा लग रहा है। ये पूरी तरह से यानली के ऊपर ही है, बस यानली का चबी वर्जन है। यानली जैसी आंखें, यानली जैसी नोज, यानली जैसे लिप्स, पूरा यानली जैसा ही है। इस बेबी को देख के विंग को बहुत खुशी थी। ये बेबी बॉय ही है, लेकिन ये ओमेगा है या अल्फ़ा है अभी विंग को नहीं पता, क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो बेबी को क्लीन कर रही है वो विंग को बताती है कि ये एक ओमेगा है। विंग ये सुन के बहुत खुश होता है और वो उस बेबी बॉय को अपनी गोदी में, अब वो अच्छे से क्लीन कर हो गया, उसे कपड़े में रैप कर देगा। मलमल का बहुत सॉफ्ट कपड़ा है जो बच्चे को बिल्कुल भी परेशान ना करे। उस कपड़े में इसे इस तरह से कवर किया गया है ताकि इसकी कोई गर्दन, इसका हाथ पैर हिले तो इसे ज़्यादा जोर से रोते हुए हाथ पैर ना चला दे। वैसे बड़े प्यार से विंग अब बड़े कांपते हुए हाथों से अपनी गोदी में ले रहा है। विंग ने आज से पहले कई बार छोटे बच्चों को गोदी में लिया है, लेकिन आज उसका हाथ पैर बहुत काँप रहे हैं क्योंकि उसे डर लग रहा है कहीं वो इसे दर्द ना पहुँचा दे, कहीं से चोट ना पहुँचा दे, क्योंकि ये उसकी सीजे का बेबी है। उसकी सीजे जो हमेशा उसके लिए मदर बन के रही, हमेशा बचपन से उसे इतना प्यार करा, इतना लाड किया, उसकी हर फरमाइश पूरी करती हैं, अपने हाथों से उसे खिलाती है उसके लिए। तो उसकी सीजे उसकी मदर जैसी हैं और उनका बेबी को कुछ हो जाएगा ये सोच के ही वो घबरा रहा है और वो बड़े कांपते हुए ले रहा है। वहीं ओमेगा जो वो नर्स है वो विंग को हेल्प करती है बेबी को पकड़ने में। विंग अब आंसू भरी आंखों से बाहर उस बेबी को लेके आता है। पहले वो पर्दे के पास जाके यानली को देखता है। यानली अभी बेहोश हो गई है। यानली ने अभी तक उस बेबी को नहीं देखा। उसको उस समय वो डिलीवरी के बाद ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो यानली को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी एंड में, इसी कारण वो बेहोश हो गई। लेकिन विंग बिना मौका गंवाए तुरंत उस बेबी को लेके बाहर की तरफ आता है। जैसे ही हांशी का गेट खुलता है वैसे ही दौड़ के वांगजी और शिचैन उस गेट की तरफ जाते हैं। विंग बड़े प्यार से शिचैन के पास उस बेबी को लाता है। अब शिचैन की गोद में दे देता है। शिचैन उस बेबी को देख के बहुत खुश होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। वहीं वांगजी का भी यही हाल है, वांगजी की भी आंखों में आंसू आ गए। जिस तरह विंग के लिए उसकी सीजे एक मदरली फिगर थी, उसी तरह से वांगजी के लिए भी उसके गगा उसकी दुनिया थे। वांगजी से भी उसके गगा करीबन 5-6 साल ही बड़े हैं और जिस तरीके से वो एक तरीके से यानली विंग का ध्यान रखती है, वैसे ही शिचैन वांगजी का ध्यान रखते थे। तो वो भी मतलब शिचैन के लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है कि उसकी ब्रदर की लाइफ में यानली आई और अब एक छोटा सा बेबी है। वो उस बेबी की तरफ देख रहा है और विंग ने पहली बार वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल देखी। विंग तो 2 मिनट के लिए वहीं रुका रह गया। वांगजी को स्माइल करता देख वो एकदम से शॉकिंगली विंग की तरफ, वांगजी की तरफ देखा। अब वांगजी विंग की तरफ देखता है और वो स्माइल उसके चेहरे से हल्का सा चली जाती है। एकदम से विंग बोलता है, अरे तुम हंसो ना, कितने ब्यूटीफुल लगते हो, कितनी प्यारी स्माइल है तुम्हारी। इस बच्चे से ज़्यादा तो मुझे तुम्हारी स्माइल क्यूट लगी। इस बात पे वांगजी विंग की तरफ घूर घूर के देखने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आ जाती है। जैसे देख के विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल हो जाती है। ऐसे ही लंजा। वहीं शिचैन पूरी तरह से अपने बच्चों में घूमते, वो इन दोनों की ये बातें सुनी ही नहीं रहे थे। पर वांगजी अब भी अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं तो उनके ब्रदर वांगजी की तरफ इशारा करते उस बेबी को लेने के लिए। वांगजी खड़ा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं बेबी लूँ कैसे ना, क्योंकि विंग ने तो काफ़ी सारे बच्चे पहले गोदी में लिए थे, पर वांगजी ने आज तक कभी किसी बच्चे को गोदी में नहीं लिया। उसे किसी का टच जो पसंद नहीं। वो ऐसे ही शांत खड़ा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के कोई नहीं समझ पा रहा कि वो बच्चे को गोदी लेना चाहते हैं लेता है। ऐसे शिचैन जानते हैं वांगजी गोदी लेना चाहते हैं, पर वो नर्वस है। नहीं, विंग जब देखते हैं वांगजी स्ट्रेट खड़ा है तो वो खुद वांगजी के बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को आगे करके वांगजी के हाथ के बिल्कुल पास से आता है। वांगजी एकदम से विंग के ही करते देख थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन शिचैन समझ गया विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आगे आके वांगजी के हाथों में वो बेबी को रखता है। अब विंग वांगजी को पीछे से ही उसके दोनों हाथों से वो बेबी पकड़वाने में हेल्प करता है। विंग देखते हैं कि वांगजी के जो हाथ नर्वस थे अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बेबी को पकड़ा हुआ है। वहीं पीछे से विंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। अब विंग पीछे से हट के बिल्कुल वांगजी के साइड में आ जाता है। वांगजी उस बेबी को देख रहा है और विंग को देख रहा है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी है। विंग देख के बहुत खुश है कि वांगजी कितना खुश हो रहा है इस बेबी को देख के। वहीं शिचैन भी बहुत खुश है इन दोनों को इतने प्यार करते हुए देख इस बेबी को।
और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? कौन है ये पर्सन जो इस तरीके से इन आयरन के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि वो कौन है। एंड आपको कैसा लग रहा है ये छोटा सा बेबी वाला पार्ट, ये भी प्लीज़ मुझे बताना। होप सो आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे। जो भी आपको मेरे फैन फिक्शन के रिगार्डिंग मुझे फीडबैक देना है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया कीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। और आपको ये फैन फिक्शन जैसा भी लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।